हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बायोलॉजी के सफर में हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, बायोलॉजी के सभी लेक्चर जो है वो एक धारावाहिक के समान, एक सीरियल के समान होना चाहिए कि एक खत्म होता है तो अगले का आपको इंतजार होना चाहिए और अगला खत्म होने के बाद उसके अगले का इंतजार होना चाहिए। पिछला सारा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए और आपको पढ़ने के लिए किसी दूसरे को कहने की जरूरत ना हो, आप खुद से उठ के पढ़ने लगे। आपके जब चीजें समझ में आती है ना तो आप खुद से भी मेहनत करते हैं और वही मेरा लक्ष्य है कि आपको बायोलॉजी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम कि पिछली क्लास में क्या देखा था। हमने देखा था कि नेचर क्या होता है, नेचर की डेफिनेशन के ऊपर बात किया था हमने कॉस्मोलॉजी के बारे में बात किया था, कॉस्मोस क्या होता है वो देखा हमने, मैटर क्या होता है वो देखा हमने, एनर्जी क्या होता है वो देखा हमने, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बायोलॉजी में कैसे काम आते हैं वो भी देखा हमने, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हमने बात किया, एनर्जी का और तो और डेफिनेशन भी देखा हमने ये भी समझा कि इक्विलिब्रियम और अनइक्विलिब्रियम में जीवन के लक्षण कहां देखने मिलते हैं। तो हमने देखा था कि अनइक्विलिब्रियम जो है वो जीवित जीवों की विशेषता होती है। तो कई बेसिक फंडामेंटल पर हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आज बेटा बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजों पर फंडामेंटल से बात करने के बाद बायोलॉजी वाले हिस्से पर हम एंटर करेंगे। हमके पिछली जो क्लास थी वो 11th और 12th के दोनों के बच्चों के लिए कॉमन क्लास थी। आज की क्लास भी दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि बेसिकली हम अभी बायोलॉजी के बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो जहां हमने बात खत्म की थी पिछली क्लास में, हम बात करने वाले थे सॉल्यूशंस के ऊपर के। देखिए बेटा, जब कभी भी आप व्हाई सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, ये तो केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया नहीं, क्योंकि आपका जो सेल है, जो कोशिका है, सेल है, हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, स्वतंत्र मुक्त रूप से रहने वाला स्ट्रक्चर, मुक्त रूप से मिलने वाला स्ट्रक्चर सेल होता है। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड को, लेकिन फर्स्ट इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ लाइफ कहा था हमने सेल को। यानी कम से कम एक सेल के लेवल पर ही जीवन हो सकता है। एक सेल से आप छोटे लेवल पर जाएंगे तो आपको इंडिपेंडेंट लाइफ देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। यू मे गेट द साइंस ऑफ लाइफ, आपको जीवन के लक्षण मिल सकते हैं लेकिन लाइफ नहीं मिलेगी आपको। लाइफ के लिए मिनिमम एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे कि उस सेल के अंदर भरा क्या है, तो हम इतना जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आए कि सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। के प्रोटो मींस प्रीमिटिव, प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी प्राचीनतम समय से सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जिसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही होती है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यदि आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट्स लाइक ए सॉल्यूशन, वो एक विलियन के समान है। उसमें प्रोटीन होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, दूसरे केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हमें यहां पर सॉल्यूशन भी समझना होता है। तो हम इतना जानते हैं कि तीन प्रकार से, यदि आप देखें, तीन प्रकार के सॉल्यूशन हम जो है बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से बात कर रहे हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला आपने नमक को पानी में घोल दिया, ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। क्लियर। लेकिन जब आप प्रोटीन को, एल्बुमिन प्रोटीन को या प्रोटीन को आप पानी में घोलते हैं तो क्या बनेगा, तब कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन जब आप रेत को पानी में घोलते हैं तो सस्पेंशन बनेगा, थोड़े समय के लिए रेत दिखाई पड़ेगी, ऊपर मिट्टी दिखाई पड़ेगी, ऊपर बाद में नीचे बैठ जाएगी वो। तो सॉल्यूशन जो है वो तीन तरह का होता है। ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब व्हाई कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर में प्रोटीन को घोलोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और हमारा प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। हम कहते हैं कि उसमें कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, कोलाइडल प्रोटीन प्रेजेंट है वाटर के अंदर, तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया वो। तो क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन इज द राइट डेफिनेशन। यदि प्रोटोप्लाज्म को हम सही तरीके से डिफाइन करते हम बोलेंगे कि ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म इज ए क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब कुछ इसमें सॉल्ट है और कुछ मैक्सिमम इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। अब ये सब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हम इतना समझेंगे कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि प्रोटोप्लाज्म एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें कॉमन है, वाटर और प्रोटीन। ठीक है। विदाउट प्रोटीन लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बगैर प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है।
प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में से एक होते हैं। प्रोटीन एंजाइम के समान काम करते हैं, प्रोटीन कैरियर के समान काम करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दे स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं वो। तो प्रोटीन तो के बगैर लाइफ जीवन संभव नहीं होता है, ठीक है। अब रही बात, यदि चलो मान लिया हमने कहा कि सेल के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन को हमने ऐसे भी डिफरेंशिएट किया, हमने कहा कि सेल के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो प्रकृति में कोलोइडल सॉल्यूशन के समान है। अब बाहर के मीडियम में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है हो सकता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूशन के बराबर कॉन्सेंट्रेशन वाला हो। इट मे बी पॉसिबल कि द आउटसाइड मीडियम में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है दैट मे हैव द कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट टू द सेल्स कॉन्सेंट्रेशन, सेल के सांद्रण के बराबर उसका सांद्रण हो। या हो सकता है कि बाहर के सॉल्यूशन का सांद्रण सेल के सांद्रण से कम हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर मीडियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज लेस देन द सॉल्यूशन ऑफ द सेल, ठीक है, उसके कॉन्सेंट्रेशन से कम हो या अधिक भी हो सकता है। मतलब तीन पॉसिबिलिटी है कि एक सेल के रेफरेंस में यदि हम बात करें कि एक सेल को आपने किसी सॉल्यूशन में रखा है, आपने एक सेल को यदि आपने किसी सॉल्यूशन में रखा है तो उससे कॉन्सेंट्रेशन दूसरी सेल का अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, दूसरे मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, अधिक हो सकता है या बराबर हो सकता है। जब आपने एक सेल को किसी मीडियम में रखा है और उस मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जब किसी सेल को आपने एक मीडियम में रखा है और उस मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से अधिक होगा तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे। जब आपने एक सेल को किसी मीडियम में रखा है और उस मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे हम। क्लियर? ठीक है, तो ये जो है ना टोनिसिटी ऑफ द सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी सेल के अंदर वाटर के मूवमेंट होंगे कि सेल से वाटर को बाहर निकलना है या बाहर से वाटर को सेल के अंदर आना है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ऑस्मोसिस? परासरण बोलते हैं हिंदी में। देखो बेटा, क्या होता है कि एक होती है मॉलिक्यूल आयंस पार्टिकल की टेंडेंसी कि वे अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की ओर मूव करते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर? यानी मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं वो, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। जब यही प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल करता है थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब एक अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन को रखते हैं हम, और याद रखना बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? अर्ध पारगम झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल वाटर मॉलिक्यूल आर पार निकल सकता हो, सॉलिड मॉलिक्यूल आर पार नहीं निकल सकता हो। ओके, ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल वाटर मॉलिक्यूल आर पार निकल सकता हो और हम ऐसा कहें कि सॉलिड पार्टिकल को वो अलाउ नहीं करती, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि semi-permeable membrane is the membrane that allows only the water molecule. Okay? तो अब वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूज करेगा, उसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है। आप बोलोगे सर अचानक से कहां पहुंच गए आप? कहीं नहीं पहुंचा, मैं आपको केवल सेल के संबंध बता रहा हूं कि जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो ये कनेक्शंस कहां काम आते हैं। हमको इतना पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब यह हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा, या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करेगा। कहां मूव करेगा बताओ? देखो बेटा, जब एक सॉल्यूशन, जब भी कभी किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं तो हम सॉल्यूट देखते हैं। हमने कहा 10% शुगर सॉल्यूशन मतलब 10 शुगर मॉलिक्यूल है पर 100 में। हमने कहा 20% शुगर सॉल्यूशन मतलब जो 100 पार्टिकल उसमें से 20 पार्टिकल शुगर के, मतलब 20% बोला उसको हमने, परसेंट मतलब 100 हो गया, पर 100 पार्टिकल में से 20 पार्टिकल शुगर के, 20% शुगर सॉल्यूशन बन गया। वो बना कि नहीं बना? है ना बेटा? इसका मतलब ये है कि इफ द सॉल्यूशन इज हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन, मैंने कहा 40% शुगर सॉल्यूशन और दूसरी तरफ है 10% शुगर सॉल्यूशन, तो 40% शुगर सॉल्यूशन में क्या है? 40 शुगर है और 60 क्या है? वाटर है। 10% शुगर सॉल्यूशन में क्या है? 10
शुगर है 90 वाटर है। वाटर कहां अधिक है? वाटर कहां अधिक है? वाटर 10% शुगर सॉल्यूशन में अधिक है, 40% शुगर सॉल्यूशन में कम है। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? अपने अधिक से अपने कम की ओर मूव करेगा। मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बड़े काम आता है कि सेल अंदर वाटर लेगा, वाटर अंदर से बाहर निकलेगा। ये सब चीजें हम देखेंगे। ये सब कहां पढ़ेंगे डिटेल में? हम इसे पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशन में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी ये बेसिक फंडामेंटल्स है, क्योंकि हम छोटी क्लास में, आपको बता दूं 6th 7th क्लास से हम ये सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो है होता यही है कि हम उसको उतना ध्यान नहीं देते उस कॉन्सेप्ट पे, और वो सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके काम आते हैं। ठीक है, चलिए, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लिविंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि वाटर इज ए मीडियम, वाटर इज ए गुड मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, ड्राइड पाउडर जो होता है, जैसे हमने कहा कि जो आपका कॉपर सल्फेट है ड्राइड है तो रिएक्शन नहीं करेगा उठ के, लेकिन पानी में घोल दोगे रिएक्टिव हो जाएगा उठ के। तो हम तभी लिखते हैं, हम लिखते हैं कि केमिकल, जब भी कभी केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन, हम लिखते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन वर्ड लिखते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वा इज वाटर के, वाटर इज ए बेस्ट मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन के, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जल जो है सबसे अच्छा माध्यम है। इतना अच्छा मीडियम है, इतना अच्छा मीडियम है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ भी वाटर के अंदर हुआ है, जीवन की उत्पत्ति भी वाटर के अंदर ही हुई है। यानी जीवन पहली बार, लाइफ पहली बार बनी थी तो वाटर के अंदर बनी थी। हम उस पर भी बात करेंगे। जब तक हम इस सेल को हम समझते हुए सेल को जमीन पर लेकर ना आ जाएंगे, तब तक हम बायोलॉजी में आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी हमको पहले तो सेल चाहिए जिंदा, कि कैसे बना ये मालूम चलना चाहिए। तो अभी हम इतना बोल रहे हैं आपसे कि बेटा वाटर इतना इंपॉर्टेंट मीडियम है कि जीवन की उत्पत्ति जो लाइफ है वो भी ओरिजिनेट वाटर के अंदर हुआ है। वाटर इज ए मीडियम, वाटर इज ए रिएक्टेंट, वाटर इज ए रिएजेंट। वाटर जो है हर जगह काम करता है। वाटर और तो और एक फैक्टर भी है और एक इकोसिस्टम भी है। हम बोलते हैं झील, तालाब, समुद्र, महासागर, ओशियन, सी के, लेक, पॉन्ड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इकोसिस्टम से सब में लाइफ रहती है इसके अंदर। तो वाटर एक हैबिटेट भी है, वाटर एक मीडियम भी है, वाटर जो है एक फैक्टर भी है। रेगिस्तान में पानी नहीं गिरता है तो जीवन अलग तरह का होता है, और कहीं पे पानी अधिक गिरता है तो लाइफ अलग तरह की होती है। तो वाटर जो होता है वो इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो वाटर एक फैक्टर भी है, वाटर एक हैबिटेट भी है, वाटर एक मीडियम भी है, वाटर एक रिएक्टेंट भी है। कैसे रिएक्टेंट है? याद करो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है ना। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो वो गलत अवधारणा नहीं है वो। ठीक है, चलिए अब हम जो है कुछ बेसिक्स को समझने के बाद इंटर करते हैं कि साइंस क्या होता है। जैसे ही आप साइंस को चुनते हैं इस एक करियर के रूप में, स्ट्रीम के रूप में, तो याद रखिएगा कि साइंस के विद्यार्थी में और आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी में एक बात का बड़ा अंतर होता है। द स्टूडेंट हु चूज द आर्ट्स एंड कॉमर्स, और दूसरे वो है जिन्होंने साइंस लिया है, चाहे मैथ्स लिया हो चाहे बायोलॉजी लिया हो। ठीक है, फर्क ये बात होता है कि मैथ्स वाला जानता है कि आंकड़े काम कैसे करते हैं, डेटा काम कैसे करता है, कैसे इसके इक्विवेलेंट ये बनेगा। ठीक है, तो मैथ्स के पास क्या है? उनके पास में कई सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कई सारे जो है डेटा है जिसका वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बायोलॉजी लेते हैं तो हम बेसिकली वी आर डीलिंग विद द लाइफ के, हम लाइफ से जुड़ी हुई चीजों की स्टडी करते हैं। और लाइफ इज ए डायनामिक फॉर्म, जीवन डायनामिक होता है। आपको बायोलॉजी में कई सारे एक्सेप्शंस देखने मिलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी एक जीवित विज्ञान है, लिविंग साइंस है। तो यहां पर आपको एक्सेप्शन भी देखने मिलेंगे, क्योंकि जीवन जो है जब भी कभी एडवर्स कंडीशन का सामना करता है तो लाइफ कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है, और कई बार बड़े अनयूजुअल पाथ होते हैं। और जीवन जो है वो आप सोचे ना कि हम आगे लिविंग विंग पढ़ेंगे तब जो उस चैप्टर को देखेंगे, हम लिविंग वर्ल्ड को देखेंगे तब हम बात करेंगे उस पर। तो अभी इतना हम जानते हैं कि जो लाइफ है, लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म के, जटिल रूप होता है वो। तो उसमें आपके पास जो है आपको हमेशा जानने की इच्छा होती है कि क्या क्या जीवन में क्या रूप होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम डाइजेशन करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे प्लांट फूड को बनाते हैं। साइंस का विद्यार्थी हमेशा जागरूक होता है, हमेशा अवेयर होता है, और हमेशा वो
जानना चाहता है, और यदि वो जानना नहीं चाहता है तो वो साइंस का विद्यार्थी हो ही नहीं सकता है, वो साइंस का स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो साइंस या एक वर्ड है, इसका होता है टू नो या नॉलेज, ज्ञान लेना। ठीक है, उससे वर्ड आया है साइंस। ठीक है, बायोलॉजी वो साइंस होता है जिसमें किसको हम साइंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म, और इसे हम साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। टर्म बायोलॉजी को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने इसको कैसे बनाया वर्ड को, उन्होंने दो ग्रीक वर्ड चुने उन्होंने के। एक वर्ड होता है बायोस, बायोस मतलब होता है लाइफ के, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना के। तो बायोस और लोगोस को मिला के वर्ड बना बायोलॉजी के। और याद रखिए, तो बायोलॉजी वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ दो ग्रीक वर्ड से, एक है बायोस लाइफ, लोगोस स्टडीड के। और इसको हम जो है, जैसे आप यूएसए में जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, तो अमेरिका में लोग इसको बायोलॉजी कम कहते हुए मिलेंगे, वहां पे लाइफ साइंसेस बोलते हैं इसको। के आप जर्मनी जाएंगे, वहां लोग इसको बायो साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहां पे कि द मेजर बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय ग्रीक। अब देखो, सबसे पहले हम ऐसा कहते हैं, क्या जीवित जीव अरिस्तु के पहले, एरिस्टोटल के पहले किसी ने देखा नहीं था? एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो एरिस्टोटल जो है पहले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एरिस्टोटल बड़े जिज्ञासु प्रकृति के थे, वो जानने की कोशिश करते थे और वो रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते थे। जानना सब चाहते हैं, जानने के बाद वो लिखते थे, रिकॉर्ड रखा करते थे वो कि क्या देखा उन्होंने। अगली बार कुछ दिखा तो उस रिकॉर्ड को अपने पुराने रिकॉर्ड से मैच करते थे उठ के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार उन्होंने एनिमल्स, प्लांट्स, इनको उन्होंने पहचाना, क्लासिफाई करना शुरू किया। और तो इन्होंने एनिमल में ऐसा भी पहचाना, एरिस्टोटल ने एनिमल में ऐसा भी पहचाना कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड रेड होता है और कुछ का ब्लड रेड नहीं होता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस बात को नोट किया, इस पर ध्यान दिया उन्होंने, कुछ एनिमल का ब्लड जो है वो रेड नहीं होता है। इट में बी कलरलेस और अदर कलर। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि अरस्तु, देखो ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल के पहले किसी को ज्ञान नहीं था इस बारे में, रहा होगा, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस या रिकॉर्ड नहीं है उसका। परंतु एरिस्टोटल के बारे में कहा जाता है कि ये एक एंशिएंट ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, और इन्होंने जो है वो फर्स्ट, इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और ये 322 से लेकर 384 बीसी के बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, तो ईयर अधिक से कम होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक। तो हमने क्या कहा, 384 से लेकर 322 बीसी में जो तक ये रहे हैं, और इन्होंने जो है वो बायोलॉजी के बारे में काफी कुछ जाना इन्होंने, और इनको हम फर्स्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं, इनको हम प्रथम जीव विज्ञानी कहते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी को आज यदि हम देखें तो आज हम कहते हैं कि दो तरह के साइंस में बांट लिया इसको हमने। एक जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, वो जूलॉजी हो गया, और जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं वो हो गया बॉटनी हो गया। के याद रखना, चाहे कितना भी हम क्लासिफिकेशन कर लें, वर्गीकरण कर लें, हमेशा दो ग्रुप कांस्टेंट रहे। एरिस्टोटल भी कहते थे कि एनिमेलिया होते हैं, प्लांटी होते हैं। ठीक है, हेकल ने भी कहा कि एनिमेलिया है, प्लांटी है। आर.एस. विटेकर ने भी कहा एनिमेलिया है, प्लांटी है। इनके बारे में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये दो किंगडम शुरू से प्रेजेंट है। बाद में जो नए किंगडम आए वो मोनेरा था, प्रोक्रियोटिक का किंगडम। वो क्या था, वो था फंजाई, था फंजाई का किंगडम। वो क्या था, प्रोटिस्टा था, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का किंगडम। लेकिन दो किंगडम हमेशा प्रेजेंट रहे, वो है प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, साइंस ऑफ प्लांट को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी कहते हैं। ठीक है, और बॉटनी वर्ड कहां से आया बेटा, बॉटनी वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड बॉटने से। बॉटने का मतलब होता है प्लांट्स के, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बॉस्किन वर्ड से बॉटनी वर्ड को बनाया गया है। बॉस्किन का मतलब होता है चरने वाले के, यानी जिन पौधों को खाते हैं एनिमल के, जिनको चरते हैं, उसके लिए बॉस्किन वर्ड यूज करते थे वो के। तो यहां से बॉटनी वर्ड बना के। आप कभी जैसे यूरोपियन कुछ कंट्री में जाएंगे तो वहां आप पाएंगे कि वहां पे बॉटनी वर्ड यूज नहीं करते, वो फाइटोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, फाइटोलॉजी। तो फाइटोलॉजी इज आल्सो बॉटनी के, प्लांट की स्टडीज में हम करते हैं। के थियोफ्रास्टस जो है, याद, अब देखिए कहा जाता ना, यथा गुरु तथा चेला के, यानी जैसा गुरु होगा वैसा जो है वो चेला होगा। तो जो गुरु थे इनके वो थे एरिस्टोटल के, यानी थियोफ्रास्टस के जो गुरु थे वो थे एरिस्टोटल। और उन्होंने थियोफ्रास्टस ने काफी कुछ अपने गुरु से सीखा इन्होंने, और इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी किया इन्होंने के। तो हम कहते हैं कि थियोफ्रास्टस जो है उनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ठीक है, जूलॉजी इज द साइंस ऑफ एनिमल्स, और एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं हम। ठीक है ना, क्लियर।
चलिए, तो अब एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो मैंने कहा आपसे एरिस्टोटल जो है वो ग्रीक नेचुरलिस्ट है, ये ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, ग्रीक के प्रकृति वैज्ञानिक थे। 384 से 322 बीसी इनका समय काल था। ये फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं, फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है, फर्स्ट बायोलॉजिस्ट इनको हम कहते हैं। और इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। क्या था उसका नाम? हिस्टोरिया एनिमलियम इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे पुराना लिटरेचर को ये हिस्टोरिया एनिमलियम है। एक्सक्लूसिवली जूलॉजी की बात करें हम तो जूलॉजी के फील्ड में भी सबसे पुराना जो एग्जिस्टेंस में जो बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमलियम है। ठीक है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं थियोफ्रास्टस की बात करते हैं। थियोफ्रास्टस जो है वो स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ये भी एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, इनका यदि हम समय काल देखें तो देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि इनका जो समय काल है, टाइम पीरियड है, वो क्या है बेटा? वो है 370 से लेकर 285 बीसी के। ये ग्रीक बॉटनिस्ट थे, याद रखिएगा। ही डिस्क्राइब 500 प्लांट्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन वैल्यू। उस समय की बात है, आदमी केवल उन चीजों की स्टडी करता था जो उसके काम की थी। यानी उसके काम की थी मेडिसिन और फूड के। तो इन्होंने सबसे पहले 500 उन प्लांट्स की लिस्ट को तैयार किया इन्होंने जिन प्लांट्स का इस्तेमाल हम फूड के रूप में करते हैं या जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, और इनको उन्होंने क्लासिफाई किया। पहली बार इनके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। अब आप बोलोगे सर ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैं इतना बोलता हूं बेटा कि जब आप क्लासिफिकेशन वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि जीवों को या किसी भी वस्तु को आप समूह में उप समूह में बांट दें। आपके यानी आप किसी भी चीज वस्तु को, किसी भी जीवों को, एनिमल्स को आप या ऑर्गेनिज्म को आप जो है ग्रुप में और सब ग्रुप में बांट दें, वो क्लासिफिकेशन है। क्या हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आप जब आपकी जो टेबल है उस पर आप जो बुक्स को अरेंज कर रहे हैं ना, तो आप क्या करते हैं? आप एक ऐसा करते हैं कि फिजिक्स की बुक आपने एक तरफ रख दी, आपने फिजिक्स की कॉपीज आपने एक तरफ रख दी, आपने फिर बायोलॉजी की किताबें एक साथ रख दी, आपने केमिस्ट्री की बुक्स आपने एक साथ रख दी। आपने क्यों? अच्छा लगता है इसलिए नहीं, आपको सुविधा होती है। आपको फिजिक्स की बुक चाहिए, वहां से निकाल लिया आपने। जब आपकी वार्डरोब जो अलमारी है जिसमें आप कपड़े रखते हैं, उसमें आपने क्या देखा? आपने अपनी टी शर्ट्स एक साथ रख दिया, आपने शर्ट एक साथ अरेंज कर दिया, आपने ट्राउजर एक तरफ रखे हुए हैं आपने अपने। यदि ऐसा नहीं किया हुआ है तो आप बहुत बेतरतीब व्यक्ति है। ठीक है, तो वो आपने क्यों अरेंज कर रखा है? सुविधा हो आपको इसलिए आपने अरेंज कर रखा है ना। मम्मी घर में करती, किचन में जो है वो अपना सामान अरेंज करती कि भाई ग्रोसरी यहां रखा हुआ है, मसाले यहां रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब जो है वो चीजों को समूह में उप समूह बांटना है। जब इसी चीज का इस्तेमाल हम करते हैं, एनिमल्स को जानने के लिए करते हैं, प्लांट्स को जानने के लिए करते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बन जाता है वो। तो इन्होंने पहली बार 500 प्लांट्स जिनके मेडिसिनल वैल्यू था, जिनका फूड के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट थी, उनका लिस्ट तैयार किया और उनको उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब ऊपरी लक्षणों के आधार पर उनको उन्होंने क्लासिफाई किया। और इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटरम। इट इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फील्ड में सबसे पुराना कोई लिटरेचर यदि अवेलेबल है तो वो हिस्टोरिया प्लांटरम है, और इसमें 480 पौधों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, यदि हम इन साइंटिस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे और सीधा पढ़ना शुरू कर देंगे तो मतलब यह है कि हम जो है वो बायोलॉजी जानना तो चाह रहे हैं लेकिन जिन्होंने बताया उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। जबकि एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटा कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर कर दूं कि मैं यहां पर आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आपको एग्जाम के लिए ट्रेन करने के लिए आया हूं। और एग्जाम की ट्रेनिंग में हमको क्या करना है? हमको बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ना है हमको, ताकि हमें चीजें आसान लगे हमें। ठीक है, फिर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एक ऐसे साइंटिस्ट जो कई बार नीट में क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। इनका नाम है लेमार्क। क्या नाम है इनका? लेमार्क। ठीक, और लेमार्क जो है इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक लिखी फिलॉसफिक जूलॉजी। इनकी बुक का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेमार्क एक बड़े बायोलॉजिस्ट थे और लेमार्क ने जो है वो पहली बार एक सिद्धांत दिया उन्होंने द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मैं बेटा हिंदी भी बोलता हूं, इंग्लिश भी बोलता हूं, इसलिए ध्यान रखिए कि कभी ऐसा ना हो कि इंग्लिश वाले बच्चे बोले सर बिल्कुल प्योर हिंदी बोलते हैं, हिंदी वाले बोले सर तो केवल इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा नहीं बेटा, मैं दोनों लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं। ठीक है,
उपार्जित लक्षणों की वंशागति, द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के इन्होंने उसको थ्योरी को दिया। इन्होंने कहा कि एक एनिमल अपने जीवन काल में जो भी कैरेक्टर उसको अर्जित करता है, जो भी कैरेक्टर वो अपने अंदर डेवलप करता है, वो अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। हालांकि ये गलत थे, हालांकि इनकी थ्योरी गलत सिद्ध हुई, लेकिन ये काफी चर्चित थ्योरी है कि काफी अधिक इस पे कंट्रोवर्सी रहा है, काफी साइंटिस्ट पे डिस्कस किए हुए हैं, तो इसलिए लेमार्क के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? फिर आप देख रहे हैं टर्म बायोलॉजी, मैंने आपसे कहा था बायोस एंड लोगोस दो वर्ड से मिलकर बना के टर्म बायोलॉजी देने वाले साइंटिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एंड जी ट्रेविरेनस के। लेमार्क की तो अभी हमने बात किया के, तो हमने क्या कहा कि जो लेमार्क हैं और ट्रेविरेनस हैं, इन्होंने टर्म बायोलॉजी को दिया कि लेमार्क जो है वो फ्रांस के साइंटिस्ट थे और ट्रेविरेनस जो है वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने जो वर्ड दिया वो था बायोलॉजी ऑर्डर, और वो जो बुक थी इनकी बुक, जिस बुक में उन्होंने बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया, इस बुक में वो थी ऑर्डर डाई फिलॉसफी डर लेवेंडेन नेचर के। ये उसका ये ईयर बेटा थी, चेक एक बार चेक करना, ईयर मुझे ठीक नहीं लगता, 1918 ठीक है, तो ईयर एक बार चेक कर लेना, मैं भी क्रोनोलॉजी चेक कर लूंगा इसकी एक बार, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो टर्म बायोलॉजी है उसको जो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और जी ट्रेविरेनस ने दिया, और इनकी जो बुक थी उसका नाम था बायोलॉजी ऑर्डर डाई फिलॉसफी डर लेवेंडन नेचर के। इस बुक में पहली बार बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, और लाइफ स्टैटिक नहीं होती है, लाइफ डायनामिक फॉर्म होता है। ठीक, तो इसीलिए आपको यहां पे जीवन के कई रूप देखने मिलेंगे। मैं बोलूंगा एक थ्योरी कि ऐसा होता है जीवों में, लेकिन एक एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको वहां पे। तो आपको हर ग्रुप में, हर क्लासिफिकेशन के हर हिस्से में आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देखने मिलेंगे। कि थॉमस हेनरी हग्सले ने जो है वो यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी को दिया। कि इन्होंने वास्तव में ये बताया कि इवोल्यूशन में इन्होंने जैव विकास के लिए इन्होंने कहा कि जो बायोलॉजी है उसमें कई सारे फोर्सेस एक साथ काम करते हैं, कई सारे साइंस एक साथ काम करते हैं। तो जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान है, इसलिए इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ है, और इसलिए धीमे धीमे लाइफ लगातार इवॉल्व करती है, एक निश्चित दिशा में जीवन का लगातार विकास हो रहा होता है। दैट इज द यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फिर कुछ हम बुक्स के बारे में और बात करेंगे बेटा, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ जाती है, मैच दी कॉलम में आते हैं, और ये सब क्या होते हैं, ये सब रैंडम क्वेश्चन है, वेग क्वेश्चन होते हैं, रैंडम क्वेश्चन होते हैं, और लेकिन ये सब कंटेंट पढ़ा होना चाहिए। बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट बुक को लिखने वाले साइंटिस्ट थे प्लिनी के, और इस बुक में 1000 प्लांट्स का जिक्र था, जिसमें जो है वो जिनका इकोनॉमिक यूज होता है। विलियम रॉक्सबर्ग को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं, विलियम रॉक्सबर्ग को हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं। क्लियर? डायोस्कोराइडस को हम कहते हैं कि डायोस्कोराइडस ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, द मटेरिया मेडिका। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बुक है, जो बच्चे होम्योपैथी में स्टडी कर रहे होते हैं, जो BHMS कर रहे होते हैं, वो इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। तो दी मटेरिया मेडिका इज द बुक जो डायोस्कोराइडस ने लिखी, और ये होम्योपैथी की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बुक है। ठीक है, देन क्या बायोलॉजी के बारे में इंडियंस को कुछ मालूम था? क्या हमारा कोई इतिहास ऐसा बताता है कि हम बायोलॉजी के बारे में जानते थे? आपको बता दूं मैं, दुनिया का पहला सर्जन जो हुआ वो इंडिया के अंदर ही हुआ, और जो सर्जरी उसने की ना, क्या किया उसने, ऑप्थेल्मिक सर्जरी की, कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया, राइनोप्लास्टी किया, नाक को रिक्रिएट किया, सुश्रुत। इंडिया जो है, भारत जो है वो ऐसे ही, जो देखिए कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था, अमेरिका को खोज निकाला उसने। ठीक है, कोलंबस जो है वो भारत आना चाहता था, वो भारत को देखना चाहता था, लेकिन मिल गया रास्ते में अमेरिका उसको। ठीक है, जो आज पावरफुल कंट्री बन चुका है। क्या कारण है? ह्वेंग सॉन्ग हुआ, मार्को पोलो हुआ, वास्को डिगामा हुआ, कोलंबस हुआ, एवरीबॉडी जो है, हर आदमी इंडिया आना चाहता था। ऐसा क्या था? यहां था ज्ञान, यहां था नॉलेज, यहां था पैसा, यहां था सबसे अधिक डेवलप कल्चर।
भारत में जैसे बिहार में हम कहते हैं कि जो है जो नालंदा विश्वविद्यालय एक जमाने में जो रहा है, ठीक है, और हम कहते हैं जो मगध यूनिवर्सिटी रही है, तो एक जमाने में आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के लोग उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी माना करते थे। आज जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, आज आप बोलेंगे कि जो है वो आपका बोस्टन यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे ही एक जमाने में यूनिवर्सिटी था, सबसे अधिक फेमस दुनिया भर में वो था नालंदा विश्वविद्यालय। एडमिशन नहीं मिलता था, चाइना से लोग आते थे, जाने कहां कहां से लोग आया करते थे कि यहां पढ़ने मिल जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा, ज्ञान का स्रोत था। आप बोलोगे सर फिर इतने पीछे कैसे हो गए हम? अब इसके पीछे एक लंबी कहानी है, तो वो इतिहास है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो हम इतना कहते हैं कि आज हमारे पास यदि हम देखें कि एंशिएंट बायोलॉजी एंशिएंट इंडिया में क्या था, तो हम देखते हैं कि रेफरेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर अवेलेबल इन उपनिषद एंड वेदास के जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, जो तकरीबन 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास में लिखे गए हैं, इनमें आपको जो है वो बाकायदा जीवों के क्लासिफिकेशन का आपको उल्लेख देखने मिलता है। अब ये तो बात उससे उनसे भी पहले की हो गई, मतलब एरिस्टोटल से पहले की बात हो गई है, ठीक है। फिर आप बात है कि वैदिक लिटरेचर में जो है 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स को मेंशन किया गया है। वैदिक लिटरेचर में 740 के आसपास प्लांट्स और 250 के आसपास एनिमल्स को जो है का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। ये सब रिकॉर्डेड, ये सब चीजें जो है रिकॉर्ड में है। ये अपने मन से हम लोग फेंकते नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं भारत के बारे में, नहीं, ये सब रिकॉर्ड में है। ये सब चीजें जो है वो उनके बाकायदा एविडेंसेस हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक। फिर यदि आप पुराने लिटरेचर को देखें और जानने की कोशिश करें कि बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहा हम लोगों का, तो आप पाएंगे कि जिसे हम बात करते हैं छंदोग्य उपनिषद की बात करते हैं। यहां पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो जीरज, जिसको विविपेरस कहते हैं, मैमल्स होते हैं। दूसरे अंडज, ओविपेरस, जो वर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं। और तीसरे होते हैं ओविजा के, जो वेजिटेबल ओरिजिन के हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आप सोच लीजिए, ये सब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। कभी ना कभी इंडिया में इन चीजों को बहुत पहले बता दिया गया था के। फिर सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, 600 बीसी के आसपास में की बात है कि इसमें जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है वो कुछ एनिमल्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक स्थावर होते हैं, दूसरे जंगम होते हैं। 2 तरह के होते हैं। स्थावर जो होते हैं वो इमोबाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट्स जो मूव नहीं कर सकते हैं। और जंगम जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स हैं जो मूव कर सकते हैं। स्थावर वो ऑर्गेनिज्म है जो मूव नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स। जंगम वो ऑर्गेनिज्म जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया सुश्रुत जो है वो, उनको हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, आप चाहे देखिए, मैं आप मुझसे बोलेंगे सर बाहर के लोग क्या कहते हैं, तो आपको बता दूं मैं कि मैं यूएसए के कुछ यूनिवर्सिटी में से मैंने कुछ कोर्स किए हुए हैं। मैंने जो है वो अपना जो है डायबिटोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जो है जॉन हॉपकिंस से किया हुआ है। मैंने जो है वो कार्डियक इमरजेंसीज में एक ट्रेनिंग मैंने बोस्टन से लिया हुआ है। हार्वर्ड से मैंने जो है वो डायबिटोलॉजी का एक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स मैंने हार्वर्ड जाकर किया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वहां भी सर्जरी डिपार्टमेंट जो है उसमें इंडियंस का जिक्र होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह, ये जिन इंडियंस का वहां जिक्र होता है वो इतने पुराने हैं, सुश्रुत का जिक्र है, उसके बाद किसी का जिक्र नहीं है। क्यों? मतलब पिछले 100 सालों में कोई क्या लोग नहीं काम किए। मतलब यह है कि हमको वो गोल्डन टाइम दोबारा लौटाना पड़ेगा। जो हमारे एंशिएंट इंडिया में जो गोल्डन टाइम था ना, वो दोबारा आना चाहिए। और वो कौन लौटाएगा? वो जब अच्छे स्टूडेंट होंगे आपके जैसे के, जो बच्चे जो है, देखिए क्या होता है, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। एक केवल जो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको कुछ पाना है, इसलिए पढ़ते हैं। दूसरे इसलिए पढ़ते हैं कि उनको कुछ बदलना है। समझना मेरी बात, ओके। 2 तरह के स्टूडेंट, एक इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि कुछ पाना है, एक इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि कुछ बदलना है। और जो दूसरी कैटेगरी है ना, यही क्रांतिकारी हैं, यही वो लोग हैं जिनको इतिहास याद रखेगा। जिनको इतिहास याद रखेगा, ये वो लोग हैं। पहले वाले वो लोग हैं जो इतिहास को याद करेंगे। समझ गए बात को?
जीवन में बड़ा महत्व है इस बात का कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी मर्जी क्या है, चाहते क्या है आप, इसका बड़ा मायना है। ठीक है, तो सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं कि हम कहते हैं कि इन्होंने जो है, अब देखिए बड़ी बात है कि ये क्या करते थे, ये उस जमाने में जब ये सर्जरी की स्टेज, जब ये एनाटॉमी समझते थे। अब सर्जरी के लिए क्या जरूरी है, सर्जरी के लिए जरूरी है कि आपको ह्यूमन एनाटॉमी अच्छे से समझ में आती हो। तो ये राजा से बोलते थे, जो राजा किंग था, भाई किसी को यदि सजाए मौत मिलता है, किसी को आप फांसी देते हैं, मौत की सजा देते हैं, तो उसकी बॉडी को आप जो है हमको सौंप दें ताकि हम जो है उस बॉडी पे कुछ स्टडी कर लें। तो इन्होंने डेड, और कई बार इनको बॉडी नहीं मिलती थी तो डेड बॉडी जो गड़ा दिया करते थे उन बॉडी को लेके आते थे और उनमें स्टडी क्या करते थे। एंड्रियास विजेलिस ह्यूमन एनाटॉमी के फादर कहते हैं, एंड्रियास विजेलिस के, वो भी ऐसा ही करते थे। बड़े बदनाम थे कि ये डेड बॉडी उठा के ले आते हैं कहीं से और वो उस डेड बॉडी पे स्टडी करते थे और पूरा एनाटॉमी के बारे में जानकारी दिया उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को डेड बॉडीज से पढ़ा इन्होंने, जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में कैडेवर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही था एक कुछ। ठीक है, और सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी की, नोज की सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। ऑप्थेल्मिक सर्जरी की इन्होंने, पहली बार इन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना, उसको भी ऑपरेट किया इन्होंने। और इन्होंने जो है वो जो लीच होती है, जो जोंक होती है, एनिलिडा होते हैं, जोक होती है, लीच होती है, उसका इस्तेमाल किया उन्होंने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, घाव के खराब ब्लड को निकालने के लिए, जिसको हम आज लीच थेरेपी कहते हैं। ठीक, फिर यदि आप देखें तो हमारे पूरे इंडियन कल्चर में, अब देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई बच्चे क्या होता है, मैंने अभी 2-4 दिन से मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी जो है ऐसा महसूस नहीं किया है कि बच्चे पॉलिटिकल कमेंट टीचर पे करते हो, रिलीजियस कमेंट करते हो टीचर पे के। लेकिन ये 2019-20 जो 2021 के आसपास मैं महसूस कर रहा हूं कि कई बच्चे, मुझे लगता नहीं कि वो कमांडो होंगे, जो बच्चे वो टीचर को जजमेंटल होकर देख रहे हैं कि सर आपने भगवान की फोटो दिखाई, आपने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोला, आपने गॉड के बारे में कुछ नहीं बोला, आप तो हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हो, ये गलत है। ये जजमेंटल अप्रोच है, और जो ऐसा अप्रोच रखता है वो छोटी मानसिकता के लोग हैं और वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हैं। ओपन माइंड से जो अच्छा होगा उसकी हर जगह चर्चा होगी बेटा के। तो अभी हम ये केवल हम जो है वो बायोलॉजी के हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या कहा, हम जानते हैं कि वैदिक टाइम में बड़े फेमस है 2 अश्विनी कुमार थे, 2 राजकुमार थे जिनको हम अश्विनी कुमार कहते हैं। इन्होंने काफी कुछ मेडिकल साइंस के बारे में, आयुर्वेद के बारे में काफी कुछ उन्होंने बतलाया। फिर हम कहते हैं धन्वंतरी को हम गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हैं, धन्वंतरी को हम गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि धनतेरस, जो दिवाली के पहले जो धनतेरस का त्योहार होता है, कई लोगों को लगता है धन के लिए होता है, वो नहीं, वो उसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है, आपकी जो हेल्थ है वो सबसे बड़ी वेल्थ है, उसका ये मतलब होता है। तो वो अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए उस दिन पूजा की जाती है। लेकिन लोगों को लगता है, व्यापारी है ने, लोगों ने क्या किया, उसको ऐसा रूप दिया कि धनतेरस का मतलब है घर में धन आएगा, धन आएगा तो बाजार जाके कुछ बर्तन खरीद लाओ, कुछ चांदी का सिक्का खरीद लाओ, जो भी आपके बस का है वो खरीद के ले आओ, आप पे बाजार गुलजार रहना चाहिए। जबकि उसका सच्चा मतलब तो था कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें आप। तो गॉड धनवंतरी को जो है वो, उनको हम गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, फिर अब चलिए, ये तो बात हो गई हमारे एंशिएंट इंडिया। जब भी एंशिएंट इंडिया की बात आएगी तो वहां लिटरेचर की बात उसकी जरूर आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के पहुंच जाते हैं वापस से आगे, मॉडर्न साइंस में हम इंटर कर रहे हैं फिर से। ठीक है, बात करते हैं हम कि सेरेंटिपिडी क्या होता है, क्या मतलब सेरेंटिपिडी का। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम खोजने कुछ और निकले थे, कुछ और स्टडी कर रहे थे, कुछ और मिल गया हमको। और अक्सर होता ऐसे ही है कि आप कुछ और सोचना चाह रहे थे, कुछ और चीज की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में कुछ और आपको मिल गया, और जो मिला आपको वो अद्भुत था। और आपको बता दूं, बड़े मजे की बात है, सेरेंटिपिडी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एकदम ऐसा व्यक्ति जो मेहनती ना हो, ऐसा व्यक्ति जो एकदम ही लापरवाह हो, ऐसा व्यक्ति जो जिसका कोई मतलब पर्पस ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी घटनाएं नहीं घटती। घटनाएं हमेशा उन लोगों के साथ घटती हैं जो लोग मेहनती हैं,
लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, द चांसेस फेवर्स द ट्रेंड ब्रेन्स के, हमेशा संभावनाएं भी उसका साथ देती हैं जो अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं, लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। इसीलिए याद रखिए, जीवन में जब भी कभी हम कुछ भी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ भी एफर्ट करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो हो सकता है सफलता ना मिले आपको, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो फुल स्टॉप है। इसका मतलब यह है कि कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, कोई बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि जो है काफी समय पुरानी बात है, भोपाल के अंदर जो है एक लड़की का काफी नाम आया, मैं छोटा बच्चा उस समय 10th 11th में रहा हूंगा, तो वो थी शाहमीना हुसैन। ये था कि उन्होंने, शाहमीना हुसैन ने जो है 4 बार मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया। उस समय उनका इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा कि 4 बार इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन उनका मेडिकल क्वालिफाई नहीं किया। उसके बाद उन्होंने उस दौरान ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और उसके बाद उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया और वो आईएएस में क्वालिफाई कर गई वो, और 16th उनकी रैंक थी, गुजरात कैडर मिला उनको, सीनियर आईएएस अफसर है वो। तो क्या वो असफल थी? आई थिंक कि वो बड़ी सक्सेस पा ली। वो तो एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है उनके जमाने में, जब आईएएस का एग्जाम होता था तो वैकेंसी निकलती थी 50-60, अभी थोड़ा ज्यादा निकलने लगी कि कंट्री बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया। उस जमाने में मतलब ये कि आईएएस में सिलेक्शन होने का मतलब ये कि लोग बोलते थे कि नहीं होगा। पहला वर्ड आपने बोला मुझे आईएएस करना, नहीं होगा, क्यों मेहनत कर रहे हो? जैसे आज मेडिकल में बोलते ना, मेडिकल लिया, बायोलॉजी लिया, बेटा बड़ी मुश्किल होती है, देखो शर्मा जी के बच्चे का नहीं हुआ, वर्मा जी के बच्चे का नहीं हुआ, तुम्हारा मतलब तुम क्या सोचते हो अपने बारे में? बड़ी गलतफहमी है तुमको अपने बारे में। आपको आईना दिखाने 50 लोग आ जाएंगे, लेकिन वही बात है, उस आईने को पलट दीजिए, बोलिए अंकल जी आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ तो नहीं होगा, हम तो मेहनत कर रहे हैं, बोलिए मत, जवाब दीजिए कर कर। वही बोलेंगे, बेटा मैं तेरे को देख के समझ गया था, तेरे अंदर कोई ऐसी क्षमता है जो किसी और में नहीं है, तू तो अलग है सबसे। जो पहले कंसीडर नहीं कर रहे थे ना, वो सबसे अधिक कंसीडर करेंगे आपको। कोई मालूम आप तो डॉक्टर बन गया है और फ्री में दवा गोली मिलेगी तो इसी से मिलेगी, समझ गए? तो हम बात करते हैं, इसका मतलब अब यहां पर बात आती है सेरेंडिपिटी की। मतलब ये होता है बेटा, सेरेंडिपिटी का मतलब है कि ये साइंटिफिक मेथड से एसोसिएट होता है। यहां पर क्या होता है, डिस्कवरी जो है बाई चांस होती है, अनएक्सपेक्टेडली होती है। और टर्म सेरेंडिपिटी को दिया था हॉरेस वेलपोले, हॉरेस वेलपोले ने इस वर्ड को दिया कि अब इसका लुइस पाश्चर बोला करते, लुइस पाश्चर हमेशा बोलते थे कि पाश्चर का बोलना था कि देखो बॉस ऐसा है, जब लगातार बड़े साइंटिस्ट थे, लगातार प्रयास करेंगे, लगातार अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो संभावनाएं आपके साथ घटेंगी, और नहीं करेंगे तो नहीं घटेंगी। क्या मतलब यह है कि 99% आप जो है वो पूरा एफर्ट लगा दीजिए, दम लगा दीजिए आप, तो 1% किस्मत साथ जरूर देगी आपका, ठीक है? संभावनाएं तो वो बोलते कहते थे द चांसेस फेवर द ट्रेंड माइंड के। अब सिंपल सी बात है कि अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम कि आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि एक बड़ा साइंटिस्ट जो है वो एक डिग्री के बाद ही बनता है व्यक्ति। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं लेकिन वो भी खोज कर डालते हैं चीजों की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वैसे ही व्यक्तियों में से एक थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो है वो बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और हम कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया जो है, इसका मतलब यह था कि उन्होंने पहली लिविंग सेल को देखा था। और सबसे बड़ी बात है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के पास अपने समय का सबसे अधिक डेवलप माइक्रोस्कोप था, किसी के पास नहीं था दुनिया में। वो उन्होंने अपना लेंसेज को जोड़ के बनाया था। इनके ऊपर हमने एक बड़ा अच्छा सा मूवी बनाया हुआ है। मूवी का टाइटल है अनटाइटल्ड साइंटिस्ट, क्योंकि इनको साइंटिस्ट किसी ने नहीं माना था, इनके पास कोई वैज्ञानिक दर्जा नहीं था, किसी यूनिवर्सिटी के लिए ये काम नहीं करते थे, किसी बड़े कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते थे ये, और मतलब इनके समय कहा जाए तो ये केवल एक शॉपकीपर के समान थे, ठीक है? मतलब कहा जाए तो ये ऑफिशियली साइंटिस्ट नहीं थे। तो इनको हमने, मूवी का नाम है अनटाइटल्ड साइंटिस्ट, द स्टोरी ऑफ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मूवी अवेलेबल है बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर के। तो बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स, बायोमेंटर्स का एजुकेशनल चैनल है, वहां जाके ये मूवी जरूर देखिएगा। के मैं बोल दूंगा टीम को कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे ताकि आप देख सकें इसको। तो 10 मिनट का मूवी है, इसमें एंटोनी वॉन लीवेनहॉक और बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है, ठीक है? फिर मैंने कहा ना आपसे सेरेंडिपिटी एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि क्या आप जानते हैं
कि सबसे बड़ी सेरेंटिपिटी क्या है इतिहास की, यानी कोई ऐसी खोज जिसने पूरा का पूरा सब कुछ बदल दिया हो, लाखों लोगों की जान बचाई हो, जिसने ऐसी कोई खोज, वो है पेनिसिलिन। एंटोन जो है, हम कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, वो सेरेंटिपिटी थी, अचानक होने वाली खोज थी। वो एंटीबायोटिक खोजने नहीं निकले थे, वे तो अध्ययन कर रहे थे किसका। उनको मालूम था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सैनिक घायल हुए, उनके घाव कट गए, घाव में इन्फेक्शन हुआ तो हाथ पैर काटने पड़े। तो और मालूम चला कि जितने भी घाव हैं, जो सैनिकों को जो घाव होते हैं, उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का यदि इन्फेक्शन होता है तो वो घाव सड़ जाता है और हाथ या पैर काटने पड़ते हैं। कई लोगों को अपंगता हुई, हैंडीकैप्ट हो गए कई लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस बात की स्टडी कर रहे थे, वो इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है, क्या इसका तरीका है, किस तरह के टॉक्सिन केमिकल में आता है, तो ये उसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली ही वांट टू स्टडी दी स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। अब उसी दौरान इनकी लेबोरेटरी में ये एक फंजाई पर भी प्रयोग कर रहे थे, और वो फंजाई थी पेनिसिलियम नोटेटम। और बात अब देखिए, रही बात की क्या स्टडी कर रहे थे, तो कुछ रिकॉर्ड बतलाते हैं कि अक्सर ये अपने, अब देखिए मैं को बता रहा हूं कि जो है, अब मैंने तो इसके लिए कई सारी बुक्स पढ़ी हुई अलग अलग, मैं कई सारी बुक्स पढ़ता रहता हूं। तो मैंने एक बुक में पढ़ा कहीं पर कि पूरी घटना यह है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में बहुत जल्दी सुबह सुबह पहुंच जाया करते थे, और इनकी जो सेक्रेटरी थी वो आती थी 9-10 बजे के आसपास लेबोरेटरी में, और ये बोलते थे कि भाई तुम एक काम करा करो कि तुम जो है मेरे लिए बाजार से आते समय कुछ ब्रेड और टोस्ट ब्रेड ला दिया करो, ताकि मैं यहां ब्रेकफास्ट कर लूं अपना, और उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करेंगे। और एक दिन जो है वो मैरी ब्रेड लेके आई वहां से, और जो ब्रेड थी वो ब्रेड खराब थी, उसमें फंगस लगी हुई थी। फ्लेमिंग ने उस ब्रेड को नहीं खाया, वहीं छोड़ दिया टेबल पर उन्होंने। समहाउ हुआ ये कि वो ब्रेड में से कुछ पेनिसिलियम, और ब्रेड का जो मोल्ड है वो कई बार जो हरा धब्बा दिखाई पड़ता है ब्रेड में, वो पेनिसिलियम फंजाई के कारण होता है के, नीला सा ब्लू तो धब्बा दिखाई पड़ता है, ग्रीनिश ब्लूइश टाइप का होता है। तो वो जो 2 फंजाई थी वो उस प्लेट से निकल के इनके जो बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट थी उसमें आके गिर गई। वो नेक्स्ट डे जब अपनी लेबोरेटरी में पहुंचे तो क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि अरे बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या हुआ, हमारे बैक्टीरिया की आधी कॉलोनी जो है वो मर चुकी है। अब इन्हें आश्चर्य हो कि ये सडनली ये बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा था लगातार, ये मर कैसे गया। इन्होंने माइक स्टडी किया, देखा इन्हें कुछ इसमें इनको फंजाई दिखाई पड़ी। इन्होंने देखा ये फंजाई आई कहां से, तो इनको वो ब्रेड का पीस दिखाई पड़ा। यहां पे उन्होंने उस ब्रेड के पीस की फंजाई को निकाला, उसको देखा सेम टू सेम। अब ये समझ के कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस। अब इन्होंने कहा जल्दी से, इनकी सेक्रेटरी आई, उससे बोला इन्होंने, मैरी ब्रेड लेके आओ जाओ। बोली मैं लेके तो आई हूं ब्रेड आपके लिए। नहीं अब की बार जाओ फफूंद की वाली ब्रेड, जिसमें फंगस लगा हो, ऐसी खराब ब्रेड लेके आओ। बोली बॉस पागल हो गया। मैरी ने कहा कि बॉस तो गए, मानते थे सुबह से काम कर रहे हैं, परंतु ये तो एकदम आउट ही हो गई है। तो गई मैं, सेक्रेटरी काम तो करना है, नहीं लेके आओ जाओ। अब गई बाजार में, गई एक दिन लेके आई ब्रेड, एक दो किसी से मांगा, कहा भैया कुछ कर चाहिए, जरूरत है ना, दे दिया किसी ने, ले जाओ ऐसे ही ले जाओ ब्रेड को इसको। ठीक है, उन्होंने उस ब्रेड से निकाला फंजाई, उसको कल्चर किया, फिर प्रयोग किया उन्होंने। नेक्स्ट डे बोले अब फिर जाना और कई सारे पैकेट लेके आना अलग अलग। नेक्स्ट डे फिर बाजार पहुंची, शॉपकीपर ने पूछा क्या चाहिए मेरी बहन, फफूंदी हुई ब्रेड, फंगस वाली ब्रेड चाहिए। नाम पड़ गया मोल्डी मैरी। क्या नाम पड़ गया, मोल्डी मैरी की। आएगी फंगस लगी ब्रेड, इसको दे देना। पता नहीं क्या करती है उसका, ये करते थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिल गया अचानक से। एक रात वो घटना नहीं घटी होती तो फ्लेमिंग का नाम आज हम नहीं ले रहे होते कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि पेनिसिलियम फंजाई जो है, बाकी ब्रेड के फफूंद काम नहीं करते, पर ये जो पेनिसिलियम फंजाई है ना, जब इसको हम स्टेफाइलोकोकस की प्लेट में छोड़ते हैं तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती हैं जो केमिकल उस बैक्टीरिया को मार देता है। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। उसकी खोज हुई यहां से, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी ये। बस पूरा मेडिसिन का इतिहास बदल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, किसी के हाथ पैर नहीं काटने पड़े,
क्योंकि स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन से किसी के हाथ पैर नहीं काटने पड़े, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक उपलब्ध था। आप सोचिए, एक खोज जिसने पूरा मेडिकल साइंस का दिशा बदल दिया। आज एंटीबायोटिक्स के बगैर हम दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स बड़े महत्वपूर्ण मेडिसिन है कई तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ठीक है, फिर देखिए वही जो मैंने आपको बताया उसी चीज का यहां पे हमने जो है वो इमेज के थ्रू शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये है बात, वही है ना, यदि फ्लेमिंग इतना स्टडी ना करते स्टेफाइलोकोकस पर, ऐसे कल्चर प्लेट ना बनाते, कोशिश ना करते, तो क्या उनके साथ ये घटना घटती? नहीं घटती। क्या पेनिसिलियम फंजाई पहले से अस्तित्व में नहीं था? पहले से था वो, पर वो क्या कर सकता, क्या किसी को मालूम था? किसी को मालूम नहीं था। तो चांसेस फेवर्स द ट्रेंड माइंड, याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमने बात किया फ्लेमिंग का। हम एक्चुअल फोटोग्राफ देख रहे हैं यहां पे हम, है ना। देखो मैं हमेशा कहता हूं आपसे, बायोलॉजी को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम मजा ले रहे हो, उनके कोई कहानी सुन रहे हो, तो आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, जानने का और मन करेगा। ठीक है, फिर एक मूवी और देखिएगा। मैं आपको 2 मूवी रिकमेंड करता हूं बेटा, मैं बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं करूंगा। मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपके कोर्स से जुड़ा हुआ है, बड़ा काम का है। अनदर मूवी जो हमने बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म में हम लोगों ने जो है वो रिलीज किया हुआ है, वो है द क्यूरियस जॉर्ज द स्टोरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिएगा इसको, 5-7 मिनट का मूवी है जिसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है। ठीक है, देन अब इस पे फोटोग्राफ को गौर से देखिए, क्या हो रहा है इस फोटोग्राफ में। इस फोटोग्राफ में जो है वो एक बच्चे को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज हम वैक्सीन को बड़े नॉर्मली बोलते हैं, हाँ वैक्सीन लगवा लेते हैं। ठीक, वैक्सीन की डिस्कवरी भी किसी मिराकल से कम नहीं है, जादू से कम नहीं है। वैक्सीन जो है उसने भी जो है वो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। एंटीबायोटिक्स बीमार पड़ने के बाद इलाज करने के काम आते हैं, वैक्सीन बीमार पड़ने से ही रोक देती है। वैक्सीन बीमार पड़ने से ही रोक देती है, कितनी बड़ी बात है। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को खोज निकाला। आज पूरी दुनिया अपने घरों में बंद है। आज कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते जो है हम सब लोग परेशान हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी घर से रिकॉर्डिंग हो रही है, हर जगह मतलब सारा काम घर से कर रहा है आदमी, सुबह उठता है, मतलब लॉकडाउन की पोजीशन है। बाहर जाए भी, यदि सरकार बोल भी दे कि जाओ भैया बाहर काम करो जाके, अरे ऐसे कैसे काम करो, वायरस घूम रहा है, केस बढ़ रहे हैं। मैं जहां मुंबई में रहता हूं वहां पे 30,000 से ऊपर केस हो चुके हैं। आज तो 35,000 से ऊपर हो गए होंगे। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 55-60,000 केस हो चुके हैं। अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री, आज वायरस से की लड़ाई में 1 लाख से अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है अकेले अमेरिका में। कई हजार हमारी कंट्री में मर चुके हैं। हमें चाहिए क्या आज पूरी दुनिया को चाहिए एक वैक्सीन मिल जाए, यानी वैक्सीन का फॉर्मूला मिल जाए कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन मिल जाए। बस पूरी दुनिया की कोशिश, और दुनिया भर के साइंटिस्ट केवल एक ही प्रयास कर रहे हैं कि जिसको भी वो उसको वैक्सीन मिल जाए ना, तो वैक्सीन से जो है हम इस वायरस को कंट्रोल में कर सकते हैं, अब बीमारी को रोक सकते हैं। एक जमाने में स्मॉल पॉक्स इतनी खतरनाक बीमारी थी कि उसका डेथ रेट भी काफी अधिक था, हजारों लाखों लोग मरे। उस समय उस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन खोज निकाला था एडवर्ड जेनर ने। के बात है मई 14, 1796। एडवर्ड जेनर ने क्या देखा, उनका एक ऑब्जर्वेशन था कि जो ग्वाले होते हैं, जो दूध सप्लाई करने वाले ग्वाले होते हैं, गाय भैंस को पालते हैं, उनको कई बार काउपॉक्स आता है। गाय को होता है काउपॉक्स तो वो उनको आता है, और जिसको भी काउपॉक्स हुआ उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। ये बड़े शार्प माइंड के थे, इन्होंने देखा कि हाँ जिसको भी काउपॉक्स हुआ उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो एक काऊ पॉक्स जो है उसके ब्लिस्टर से, जो फफूला होता है, जो घाव होता है, जो फफूला होता है ना, फूल जाता है, उस ब्लिस्टर से उन्होंने जो काऊ पॉक्स का से फ्लूइड को निकाला, और एक बच्चा जिसकी उम्र थी 8 साल, नाम था जेम्स फिफ्थ के, उसको उन्होंने इंजेक्ट किया। कुछ दिनों बाद एक ब्लिस्टर ऊपर बन गया उसके काउपॉक्स का, और थोड़े दिन में वो ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है वो 1 जुलाई को उन्होंने, ये पूरा रिकॉर्ड है इसका, 1 जुलाई को उन्होंने जो है उसी बच्चे को उन्होंने स्मॉल पॉक्स के फ्लूइड से उन्होंने इसको जो है वो इन्फेक्ट किया। देखा उन्होंने कि इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने करके देखा, और जो सही सिद्ध हुआ। ये समझ गए कि यदि मैं काउपॉक्स का जो है वायरस बॉडी में इंजेक्ट कर दूं मैं, तो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ये वैक्सीन की खोज थी।
पहले वही था कि काउ पॉक्स के ब्लिस्टर से निकालते थे फ्लूइड, उसको प्यूरिफाई किया और उसको जो है वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन के रूप में यूज किया करते थे। तो जिसको भी वैक्सीन लगता था उसको एक बड़ा सा घाव फफोला हो जाया करता था और वो फटता था वो, तो उस घाव के ठीक होने के बाद स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ करता था। ठीक है, देखिए पहला जो है वैक्सीन लगाने का तरीका इस तरह का था, देख सकते हैं आप इमेज में किस प्रकार वैक्सीन लगाया जाता था। लिया, चुभाया और घुमा दिया थोड़ा के स्किन के ऊपर। आप पूछेंगे कभी अपनी मम्मी से पूछेगा, आप बताएंगे आपको कि स्मॉल पॉक्स का पहले वैक्सीन कैसे लगता था, तो लगने के बाद वो फूल जाया करता था, बड़ा सा ब्लिस्टर फफोला हुआ करता था, फूल जाया करता था वो, और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता था वो तो 10-15 दिन की तकलीफ थी वो, लेकिन उसके बाद स्मॉल पॉक्स कभी पूरी जिंदगी कभी किसी को नहीं होता था स्मॉल पॉक्स। ठीक है, आज हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए कोविड-19 के खिलाफ। ठीक है, 84 मेरी जानकारी में, मैंने कोविड-19 का एक कोर्स भी किया हुआ है, तो 84 ऐसे लेबोरेटरीज हैं जहां पर कोविड-19 का ऊपर वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। 5 ऐसे लेबोरेटरीज हैं जिन्होंने वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल पूरा कर लिया है। उसमें हमारा पीजीआई चंडीगढ़ में भी ट्रायल चल रहा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ट्रायल चल रहा है। 2 अमेरिकन बड़ी प्राइवेट कंपनी है, वहां ट्रायल चल रहा है। एक इजराइल की कंपनी, वहां ट्रायल चल रहा है। फेज 1 ट्रायल हो गया। नॉर्वे की कंपनी ने फेज 1 ट्रायल से फेज 2 ट्रायल में आ चुके हैं उनके। कुल मिलाकर बात यह कि दुनिया में हर बेस्ट से बेस्ट ब्रेन जो है वो वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। ठीक, और ये वैक्सीन का मतलब क्या, देखो अब वैक्सीन कैसे काम करता है जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि वैक्सीन आपको वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा, फिर ये वायरस बॉडी में इंफेक्शन नहीं दे पाएगा, बस हमें इतना ही चाहिए। आज पूरी दुनिया शिद्दत से जो बिलियंस ऑफ लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का, क्योंकि दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। आज आपको क्या लगता है, आज दुनिया पहले जैसी नहीं रही। आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, लोग के मास्क लगा हुआ है, शील्ड लगी हुई है, के आप जो लोगों से मिलना जो आपके कल्चर का हिस्सा था, आप दूर से रह रहे हैं, कि आप पूरे कारोबार रुक गए, इकोनॉमी थम गई है, पूरी दुनिया जो है एक प्रकार से वायरस की गिरफ्त में आ चुकी है। वायरस भारी पड़ रहा है सब पर। मुंबई में मैं रहता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंटेनमेंट जोन बन जाता है, जब चाहे तब जो बंद कर दिया, मूवमेंट बंद कर दिया जाता है। मतलब यह है, समझ लीजिए कि यहां पे मुंबई के अंदर जितने बड़े बड़े ग्राउंड्स थे सब पे हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। किसी एक अस्पताल में एक बेड खाली नहीं है, इतने सारे पेशेंट हैं। आप समझ लीजिए, हमें वैक्सीन चाहिए बस एक, उसके बाद हम पूरा गेम पलट देंगे ना। अब वापस से हम जो है निडर होकर बाहर निकलेंगे कि कोविड-19 तुमसे हम डरते नहीं। ठीक, इपिडेमिक, पेंडेमिक, ठीक है, और एंडेमिक, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बेटा। ठीक है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए हमको। और आप अब बोलेंगे सर सब अभी पढ़ा दोगे तो अब मैन बायोलॉजी में क्या पढ़ाओगे? एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, मैं केवल आपको बायोलॉजी का एक पिक्चर दे रहा हूं मैं, कि बायोलॉजी में क्या क्या शामिल है और हमें क्या क्या पढ़ना और कितना मजा आएगा इसे पढ़ने में आगे। ट्रेलर है ये, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी ट्रेलर होता है बायोलॉजी का। तो मैंने कहा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो निश्चित जगह पर ही पाई जाती हैं, वे दुनिया के सभी हिस्सों में नहीं फैलती हैं, कहीं और स्प्रेड नहीं होती, उन्हें हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे गॉइटर है, जहां पर आयोडीन की कमी होगी वहां पर गॉइटर होगा, जहां पर मच्छर होंगे वहां पर मलेरिया होगा। तो एंडेमिक डिजीज जो होती है वो एक जगह पर कन्फाइंड होती है। इपिडेमिक ऐसी होती है जो एक कंट्री में तेजी से फैलती है। इपिडेमिक वो बीमारी होती है जो एक कंट्री में तेजी से फैलती है। जब इपिडेमिक का स्केल बड़ा हो जाता है, जब एक इपिडेमिक बड़े पैमाने पर फैलती है और दुनिया के कई सारे देशों को जो है वो अपने कब्जे में ले लेती है और बीमारी कई दुनिया के कई देशों में फैल रही होती है, तो उसे बोलते हैं पेंडेमिक। तो एवरी पेंडेमिक इज ए लार्ज इपिडेमिक। क्लियर? जब इपिडेमिक एक साथ कई देशों में होती है और बड़े पैमाने पर विश्व में फैल चुकी होती है, वर्ल्ड में, तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। तो कोविड-19 क्या है? एक पेंडेमिक डिजीज है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट अगेन, व्हाट इज साइंस। अब इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद, अब दोबारा वहीं पहुंच गए हम। मैंने कहा ना, दोबारा हम बिगिनिंग पर पहुंच गए कि साइंस क्या है। मैंने आपको बताया था जानना, पर जानने की कोई ना कोई प्रक्रिया तो होती होगी ना। कैसे जानना? के साइंस जो है, याद रखिए, विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। इट्स ए चेंजिंग, इट्स ऑल्सो डायनामिक। नई खोज होती है, पुरानी अवधारणाओं को तोड़ते हैं हम, नई चीजें पता लगाते हैं। एक जमाने में कहते थे कि 9 प्लेनेट है, आप कहते हैं 8 प्लेनेट है।
कई लोग प्लूटो को प्लेनेट नहीं मानते, साइंटिस्ट कहते हैं एविडेंस हमारे पास है। हम हर बार हम हर सदी में कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, पुराना खोज को हम जो है डिस्कार्ड करते हैं, नई सोच पे फिर हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान लगातार खोज रहा है, लगातार पता लगा रहा है। पहले लगता था लोगों को, आपको बता दूं मैं कि एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूं आपसे मैं, कि पहले लोगों को लगता था कि जो कोरोना वायरस की बीमारी है, कोविड-19 है, ये लंग्स की डिजीज है, फेफड़ों की बीमारी बिल्कुल है, लंग्स पे अफेक्ट करती है, बट एक्चुअली इट इज अ डिजीज दैट अफेक्ट द लंग्स एंड ऑल्सो अफेक्ट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करती है, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन करती है, ये ब्लड के अंदर डिसऑर्डर करती है, तो हार्ट अटैक से पेशेंट मर जाता है, ब्रेन हैमरेज पेशेंट को हो जाता है, कि लंग्स के अंदर जो है वो थ्रोम्बस फंस जाते हैं तो लंग्स को ब्लड नहीं मिल पाता है। तो एक्चुअली में क्या है, ये बीमारी के मल्टीपल फैसेट है, इसलिए खतरनाक इतना देखिए। ये मालूम चला जब कई सारी ऑटोप्सी किया गया तब मालूम चला कि क्या होता है उसमें। तो अवधारणाएं बदलती रहती हैं, चीजों को लगातार हम जानने की कोशिश करते थे, लेकिन जानने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, कि साइंस जो होता है वो किसी के कह देने से नहीं होता। साइंस कि मैंने आपसे कुछ कह दिया और आपने उसको आंख बंद करके मान लिया, ऐसा सही नहीं है। याद रखिए, विज्ञान एक प्रक्रिया से गुजरना है। साइंस फॉलोज ए पैटर्न, एक पाथवे पैटर्न को साइंस फॉलो करता है, और वो उसी से हम चीजों को बतला पाते हैं। कि जैसे हम कहते हैं कि देयर इज ए साइंटिफिक मेथड, विज्ञान में हमेशा हमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना होता है, और सबसे पहले हम कोई घटना को देखते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं हम के, और उसको देखने के बाद उस घटना के बारे में हम सोचते हैं कि ये घटना क्यों हो रही होगी। पहले एक घटना देखी हमने, चाहे वो हम न्यूटन की बात करें कि उसने सेब को गिरते हुए देखा, क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आए। फिर हम जानते हैं न्यूटन ने क्या किया, आपके सिलेबस में एक यूनिट बढ़ा के चले गए ग्रेविटेशन का, है ना। कूलॉम ने क्या किया, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ के चला गया, आपको पढ़ो बेटा आप तुम, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में जो बात इतनी सी है कि आप कोई घटना देखते हैं, उस घटना का पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं आप, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, जब पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया आपने, अब वो सही है या नहीं है उसको टेस्ट करते हैं, उसके आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने पर आपको मालूम चलता है कि हाँ भाई, जो घटना का हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में से कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है, बाकी दूसरे सही नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। मैं आपको हमेशा हर बार जब भी मैं क्लास लेता हूं तो मैं एक छोटे अपने जीवन से जुड़ी एक छोटी स्टोरी आपको जरूर सुनाता हूं, क्योंकि ये वो साइंटिफिक मेथड को बतलाती है। ठीक, बात है ये मुझे लगता है ये बात है 2001 की बात है, 2001 की बात है। 2001 में जो है वो 2001 में जो है मैं 2001 में मैं दिल्ली गया। उस समय मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर में पहुंचा था, और मेरा एमबीबीएस फाइनल में मेरा इंटर्नशिप ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने को था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो आईएएस की तैयारी करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली में वहां पर उस जमाने में एक कोचिंग होती थी, बड़ी फेमस कोचिंग थी वो, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, वेल्थ आईसीएस, आज भी कोचिंग है वो, वेल्थ आईसीएस। तो उस वेल्थ आईसीएस में मैंने एडमिशन लिया। उनसे मैंने पूछा कि सर यहाँ रहने का जगह कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ मुनीर का एक एरिया है दिल्ली में। उन्होंने कहा मुनीर का के पास में वहां पे हॉस्टल है, उस हॉस्टल में अभी काफी सारे बच्चे आ जाएंगे, तुम टाइम से थोड़ा पहले आ गए, कोर्स शुरू होने में अभी 8 दिन का वक्त है। हमने सोचा चलो 8 दिन पहले दिल्ली चलेंगे, दिल्ली में एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, तो 8 दिन पहले चले गए दिल्ली। वहां जाके हमने जो है वो एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल का कमरा, तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी गया है, तो मैं और मेरा दोस्त ने एक कमरा लिया। मेरा दोस्त आज आईपीएस है। हम लोगों ने एक कमरा लिया, और उस कमरे में जो है वो अब उस हॉस्टल में तकरीबन 15 या 20 कमरे रहे होंगे, बड़ा हॉस्टल था। उस हॉस्टल में 15-20 कमरे रहे होंगे, उसमें एक कमरा लिया हमने, और हॉस्टल ऐसा लग रहा था कई दिनों से बंद है। हमारा कमरा थोड़ा उन्होंने साफ करवा के हमको दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये कमरा है, अब 10-12 दिन में और बच्चे भी धीरे धीरे आएंगे यहाँ पे, अभी आप दोनों ही हो इस हॉस्टल के अंदर। बड़ा सा हॉस्टल, कमरा भी बीच में कहीं पे दिया उन्होंने। पहला दिन दिल्ली के अंदर
खाना वाना बाहर खाया, हम लोग अपने कमरे में आए और कमरे में आने के बाद जो है वो थोड़ा देर अपने बात किया, हम लोगों ने कुछ पढ़ने का किताबें निकाली, कुछ चलो कुछ पढ़ते हैं यार, है ना, दिल्ली तो आ गए, आप देखो सपने देखे बड़े बड़े, कैसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ बैठ के एक दिन आईएएस बन जाएंगे, तो वैसा होगा वैसा, ऐसी। फिर सडनली 1 बज गया रात का, 1 बजे रात को जो है वहां पे उस कमरे से के में हमको ऐसा लगा कुछ आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा आवाज आया। अब वो आवाज थोड़ा सा क्या था, खाली हॉस्टल था, सारा हॉस्टल के कमरों में कुछ भी सामान नहीं था, बेड होता है, एक बेड होता है, एक टेबल होता है, बाकी तो कुछ होता नहीं है उसमें के हॉस्टल में। वो आवाज गूंज रही थी वो, ठीक है। तो हमें उस आवाज को सुन के थोड़ा सा, अब भाई हम 2 लोग अकेले हैं उसमें, हॉस्टल में कोई वॉचमैन नहीं, कोई कुछ नहीं उसमें, तो हमें लगा कि ये जो है अपना किस चीज की आवाज है। मैंने पूछा ये आवाज किसकी आ रही है, तो मेरा दोस्त बोला देख भाई मैंने तो सुना है ऐसे सुनसान हॉस्टल में अंधेरा जब होता है, बाकी पूरे अपने कमरे को देख तू छोड़ और बाकी पूरी लाइटें बंद है सारी, तो पता है क्या होता है। मैंने कहा क्या होता है, भूत। अरे मैंने कहा भूत हो सकता है क्या ये, मैंने कहा अपन दोनों यार एमबीबीएस किए हुए आदमी भूत की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बोला लेकिन भाई देख कुछ भी कर लो ये तो डिग्री है, पर भूत तो सच है। अरे मैंने कहा पागल हो गया। फिर मैंने कहा नहीं यार भूत नहीं हो सकता है। बोला और क्या पॉसिबिलिटी, बोलता अरे एक चीज और हो सकती है, पढ़ा नहीं तूने फॉरेंसिक में, वाइपर एक सांप होता है, आवाज करता है, पक्का इस हॉस्टल में कोई बड़ा सांप है। थ्योरी नंबर, हाइपोथेसिस नंबर 1 भूत है, हाइपोथेसिस नंबर 2 सांप है। मैंने कहा नहीं यार मुझे लगता है कोई खिड़की में से तेज हवा अंदर आ रही है, बाहर हवा चल रही होगी अंदर मालूम नहीं चल रहा। थ्योरी नंबर 3 कि तेज हवा कहीं से पास हो रही है खिड़की से, ठीक। थ्योरी नंबर 4 मैंने कहा भैया मैंने देखा मेरे घर में कई बार क्या होता है पानी खत्म हो जाता है टंकी में और फिर अचानक से पानी आता है, तो पहले जो है वो नल खुलता, थोड़ा नल खुला होता है ना, तो उसमें से एयर पास होती है, क्योंकि टंकी के में जो पानी आया तो वो जो हवा वाटर का प्रेशर लगेगा उसमें, तो जो हवा होती है वो नल में से पास होती है, तो सीटी सी आवाज आती है। अब घटना क्या थी, घटना थी कि एक आवाज सुनाई दे रही थी, ये घटना थी। ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, 4 हमको हाइपोथेसिस सामने आई, भूत का हाइपोथेसिस, सांप का हाइपोथेसिस, खिड़की से आने वाली हवा का हाइपोथेसिस और नल की हवा का हाइपोथेसिस। हमने कहा देख भाई सो तो पाएंगे नहीं, अब चल चुपचाप देख के आते हैं। टॉर्च लिया, डंडा लिया, एक धीमे 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 जो है वो गए आवाज की दिशा में, आवाज तेज होती जा रही है। जब पहुंचे वहां पे देखा कहां से आए, लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, देखा अरे कहां आ गए, देखा पीछे की तरफ जो है वो एक किचन था, उसमें कई सारे पुराने बर्तन रखे हुए थे। हॉस्टल था तो कई लोगों को खाना सर्व करते होंगे, तो बड़े सारे बर्तन थे उसमें। वहां जाके देखा यार यहां पक्का सांप होगा, लेकिन नहीं आवाज आ रही थी, आवाज की दिशा में थोड़ा और आगे बढ़े, देखा हॉस्टल के जो अपना मेस था, उस मेस में जो है वो किचन था, उसमें एक नल था, नल थोड़ा सा खुला हुआ था, वो नल को हमने थोड़ा खोला, आवाज तेज हो गया, नल को बंद किया, आवाज बंद हो गया, खोला बंद किया, खोला बंद किया, आवाज चालू हुआ बंद हो गया। 3-4 बार करके देखा, वापस आ गए, क्या हुआ, आवाज आई, 4 हाइपोथेसिस दी गई, भूत की हाइपोथेसिस, सांप की हाइपोथेसिस, खिड़की से हवा की हाइपोथेसिस और नल से हवा की हाइपोथेसिस के। जब वहां पहुंचे, जाकर वहां पे देखा आवाज कहां से आ रही है, नल से आ रही है, नल को बंद किया, चालू किया, बंद किया, चालू किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, री एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया, री एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली प्रूफ हो गया कि पहले की 3 थ्योरी गलत है। ये भूत भी नहीं है, ये सांप भी नहीं है, और ये खिड़की से भी हवा नहीं आ रही है, ये तो नल से आने वाली हवा थी, प्रेशर के कारण जो एयर प्रेशर बना उसकी हवा थी। सिद्ध हो गया। नाउ इट बिकम थ्योरी कि भैया कभी टंकी का पानी खत्म हो जाए, अचानक से टंकी भरेंगे तो नल में से आवाज आएगी। दैट्स ऑल। साइंटिफिक मेथड यही कहता है आपसे कि सबसे पहले एक घटना को देखिए, घटना को देखने के बाद में उस घटना का ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उस पर पॉसिबल हाइपोथेसिस दीजिए और उसके बाद उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कीजिए। जब टेस्ट करने पर आप प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और कोई एक घटना जो है, कोई एक हाइपोथेसिस जो है वो सही सिद्ध होगी और उसको आप रीटेस्ट करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे आप, देन इट बिकम्स ए थ्योरी। ये अंतर है। हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन के आधार पर दी जाती है और थ्योरी जो है वो
प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के परिणाम के आधार पर दी जाती है, फर्क है। हाइपोथेसिस को हम ऑब्जर्वेशन के आधार पर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के रूप में देते हैं, और थ्योरी को हम देते हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, वैलिडेशन के बाद देते हैं हम, इसलिए थ्योरी ज्यादा वजन रखती है, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आज की कहानी हम यहीं खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से जो है, अब देखिए, अब ये 2 लेक्चर के बाद में अब 11th और 12th का पोर्शन पैरेलल शुरू होगा यहाँ पे। मतलब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे 2 लेक्चर होंगे, जिसमें एक लेक्चर आपका जो है वो कंटिन्यू करेगा लिविंग वर्ल्ड से। अब देखो, लिविंग वर्ल्ड को हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, लिविंग वर्ल्ड को हम पूरा करेंगे लेकिन 2 हिस्सों में करेंगे। आप मुझे मेरे पढ़ाने का क्रम डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कि मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए उसमें, कि ये प्रूव है, हम पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं, अच्छा करके एग्जाम में आ रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, लिविंग वर्ल्ड से हम लाइफ वाला, लिविंग वाला पोर्शन पहले लेंगे, हम टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन हम टैक्सोनॉमी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि आपको मटेरियल वगैरह हम पहले प्रोवाइड कर देंगे इस तरह का, लेकिन ये कि टैक्सोनॉमी देखो अभी हम क्या कहोगे, अदरवाइज जिगजैग हो जाएगा वो। एनसीईआरटी उन्होंने जैसे लिखा है ना, हमको वैसे नहीं चलना, हमको क्या करना है, हमको समझने के आधार पर चलना है। तो पहले हम लिविंग वर्ल्ड वाले हिस्से से वो हिस्सा पढ़ेंगे जिस हिस्से से हम लाइफ को समझ पाए, लिविंग बीइंग क्या होता है उसको समझ पाए। देन हम सेल को लेके आके सेल को बनाएंगे, थोड़ा सा हिस्सा इवोल्यूशन का पढ़ेंगे। सेल को बनाने के बाद हम साइटोलॉजी में कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप समझ जाएंगे सेल कहां से आया है, तो कई सारे कैरेक्टर आपको सेल के अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 12th वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हिस्सा पढ़ेंगे। हम उसको ऑलमोस्ट हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उस चैप्टर को पूरा किए बगैर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट एंटर करेंगे तो कई बेसिक कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन के आपके छूट जाएंगे, तो हम उस हिस्से को पहले पूरा करेंगे। क्लियर? तो अब से आपके लेक्चर आगे से 11th और 12th में और बॉटनी और जूलॉजी में बढ़ चुके होंगे। ठीक है ना? तो ये शुरुआती जो लेक्चर थे वो बेसिकली 11th और 12th के दोनों के बच्चों के लिए कॉमन थे। और मैं आपको रिपीट कर दूं, क्योंकि आप लोग बार बार ये 11th 12th कहते हैं, अदरवाइज इट इज ए क्लासेस फॉर नीट ओनली, के वी आर टीचिंग फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर नीट। हम 11th और 12th में डिफरेंशिएट केवल आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम जो है वो नीट के लिए ही पढ़ाते हैं, नीट के लिए ही हम बात करते हैं, और हमारा फोकस बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है। हम नीट मतलब नीट, और नीट में भी टॉप रैंक चाहिए हमको। ठीक है बेटा? क्लियर? सिलेबस जो है वो देखिए, इनिशियली थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्पीड थोड़ा कम है, लेकिन समय के साथ साथ स्पीड हमारा बढ़ जाएगा, और उसके अनुसार आप चीजों को कवर करते चलेंगे आप। ठीक है ना? तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, और हमेशा जो पढ़ा रहे ना उसको एक होता है लिखकर रट लेना, एक होता है सोचना उसके बारे में। सोचिए, बायोलॉजी को फील कीजिए, तो पढ़ने का मजा अलग आएगा। ऑल द बेस्ट।